तनाव और समाधान। श्री प्रशांत शर्मा जी शिक्षाविद और करियर काउंसलर हैं, हमारे साथ ये मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी जी। अगर हम बात करें परीक्षाओं की, क्योंकि आने वाली है परीक्षाएं, इन परीक्षाओं को लेकर हमारे जो बच्चे हैं वो किस कदर परेशान हैं, वो तनाव ले लेते हैं, तो तनाव के अंदर वो उन अपने आप को किस तरीके से सेटल कर सकते हैं, ये जानने का बहुत अच्छा विषय है। तो सर, तनाव और डर क्या होता है बच्चों में, इन दोनों में अंतर किस प्रकार से करेंगे? पूर्वा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस समय देखा जा रहा है कि हमारे भारत देश के सभी बच्चे, अधिकांश में अगर इसमें लगभग 100% की बात करूं तो यह है कि उनके दिमाग पर तनाव है कि उन्हें परीक्षाएं कैसे देना है, उनकी परीक्षाओं में आने वाला क्या है और वो किस तरीके से इस तनाव को निपटें। क्योंकि हमने सामान्यतः देखा गया है कि तनाव 3 प्रकार का होता है। एक कम तनाव होता है, दूसरा औसत तनाव होता है, तीसरा जो है अत्यधिक तनाव होता है। हमें इन तीनों तनाव से बच के रहना है। जो हमारी इसकी प्री स्टेज होती है तनाव की, वो होती है शुरुआत, हल्का सा जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जिसको हम स्ट्रेस कहें तो शायद बेहतर होगा। हमें सिर्फ स्ट्रेस लेना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, जिससे। और आपने जो डर की बात कही है कि तनाव और डर में जो मुख्य अंतर ये है कि शुरुआत जो है वो तनाव की जो शुरुआत होती है वो डर से होती है। जब हम किसी भी काम के प्रति श्योर नहीं होते हैं, तब कहीं जाके हमें डर लगता है और हम तनाव में आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया और इस विषय पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी नमस्कार, कोटि कोटि साधुवाद आपको। मैं प्रोफेसर डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव मेजर एटी सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं वैसे प्रशांत जी आपके जो करियर काउंसलर से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि परीक्षा में छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों भी बहुत तनाव में रहते हैं, तो कृपया आप इसमें कुछ प्रकाश डालें कि उनके अभिभावक भी, छात्र छात्राएं भी के अलावा अभिभावक भी कैसे तनाव से मुक्त हों और बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस कर सके। बहुत बहुत ही अच्छी बात। निखिल जी नमस्कार, और मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ दूरदर्शन परिवार की ओर से कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक जो हमारे बच्चे जिस क्लास में भी होते हैं, चाहे वो बोर्ड में हो चाहे नॉर्मल के हो, उनको एक विधिवत तरीके से अगर हमारे पेरेंट उनके जो चलते हैं प्रोग्राम्स चलते हैं, सिलेबस चलता है या उनके जो टेस्ट सीरीज चलती है, उस पर अगर आप विधिवत तरीके से ध्यान दें और दूसरा जो ब्लूप्रिंट रखो, अगर अपने बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाई करवाएं, तो आपके को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आपका जो क्वेश्चंस हैं वो उसी से ही पूछा जाएगा, ब्लूप्रिंट से ही पूछा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी को देख के अपना मन ना बनाएं, बच्चा अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा और ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, इस चीज में ध्यान रखें। बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करेगा और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। कहीं ना किसी भी क्षेत्र में उसको जाना होगा तो उसको दिमाग में रहता है बच्चे को आजकल कि उसको किस क्षेत्र में जाना हो, और जहां नहीं जाना होता है वहां हमारे विद्यालयों में काउंसलर्स उपलब्ध हैं। आप काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं, बच्चों के लिए तो है, पेरेंट के लिए भी है अगर उसको डाउट होता है। और ऐसे में जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस क्षेत्र की उसको आप खबरें दिखाएं, उसके बारे में उसको अवगत कराएं कि वो क्षेत्र कैसा है, ताकि अपना बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर कर सके। बिल्कुल भी उसको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ये जिंदगी का एग्जाम नहीं है, एक तो ये पड़ाव है। बहुत अच्छे से समझाया, तो इसलिए लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवेंद्र डहरिया जी जुड़ चुके हैं इंदौर से। जी देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैडम जी। मेरा बच्चा 12th में है। हाँ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या आजकल बच्चे तनाव में इतना हो जाते हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो तनाव में है या नहीं है, तो उसको कैसे हम पहचाने उसको। बहुत अच्छा जी सर। देवेंद्र जी, ये हर पेरेंट्स के मन में है। आपने सभी पेरेंट्स की ओर से ये सवाल रखा है। आपको मैं बताऊं कि बच्चे को पहचानने का तरीका है कि वो गुमसुम होने लगता है बच्चा,
है ना, आपसे या फैमिलियर नहीं होता है परिवार में किसी व्यक्ति से, एकांत को पसंद करता है, ऐसे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसके चेहरे पर एक तनाव महसूस होता है। वो हम जो देख के एक्सप्रेशन से उसके समझ जाते हैं। घर के परिवार के साथ खाना ना खाना, अकेले में रहना और गुमसुम रहना, थोड़ा सा साइलेंट जोन में चले जाना, ऐसा अगर बच्चा दिखाई देता है तो आप समझिए कि वो टेंशन में है। आपको कुछ नहीं करना है, उस बच्चे के कंधे पे एक हाथ रख के दोस्त की तरह व्यवहार करना है कि फिर से मैं बता दूं, ये जिंदगी का एग्जाम नहीं है, यह आपका सिर्फ एक जो है वो पड़ाव है जिसमें व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना होता है तो उसको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। ये एनालिसिस आपके द्वारा भी हो सकता है और किसी अन्य के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सिर्फ पड़ाव है। बच्चे को एक अच्छी तरह से उससे दोस्ताना व्यवहार रखें, उसको समझाएं कि आप टेंशन मत ले लो, आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर जाओगे, आपको जितना आता है उतना कीजिए। बहुत अच्छा प्रशांत जी, इस विषय में मेरे भी मन में एक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण पत्र है उसकी एक कक्षा में पास होने के लिए। शुभम जी, मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी, दोनों से एक ये मेरा मन में है कि हम खुद अपने आप को देखें कि जब हम खुद स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारे जो वो प्रशस्ति पत्र थे, प्रमाण पत्र थे, वो कहाँ है और आज हम क्या कर रहे हैं। तो आपके जीवन में वो मायने नहीं रखता है उस समय कि वो उस समय कितने आपके नंबर आए, वो सिर्फ आपको एक मार्किंग दी जाती है कि एक बच्चे को कि हाँ ठीक है आपने इतनी पढ़ाई की थी। वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो उतना जरूरी है, पढ़ाई करना है परीक्षा का समय। जी शर्मा जी, ये बताइए कि टेंशन परेशानी का कारण होता है, लेकिन क्या तनाव ना हो तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा? पर तनाव लेना भी तो जरूरी है। बिल्कुल भी आपने पूर्वा जी एकदम ठीक कहा। जैसा मैंने बताया था कि तनाव को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, कम तनाव, औसत तनाव, अत्यधिक तनाव। इसमें जब तनाव स्टार्ट होता है उसके एक प्री स्टेज होती है। हाँ जी। उस तनाव के लिए वो होना स्वाभाविक है और होना चाहिए किसी बच्चों पे। इसकी शुरुआत हम कक्षा 1 से ही करते हैं, जिसमें आपको जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका एक एनालिसिस होता है कि आपने कार्य को किस तरीके से किया, और अगर उस कार्य में अगर हम बेटर परफॉर्म नहीं करते हैं तो अगले जो स्टेप है उस पे हमें अपने में सुधार कैसे करना है, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं करना, और ये हर जगह होना चाहिए। जब तक बच्चे में ये प्री टेंशन ना हो तब तक हमारी जो दिमाग है वो एक्टिव नहीं होता है। इसी कंडीशन में हमारा दिमाग फुल एक्टिव होता है, और जब हम हल्का सा तनाव लेते हैं, आपको बता दूं, इसको हम तनाव ना कहें, हम जब चिंता करते हैं कि मुझे जो करना है, हमारे में जुनून हम पैदा करते हैं अपने अंदर के मुझे ये कंप्लीट करना है, ये जो जुनून है वही आपको एक स्टेप को आगे बढ़ने में सहायक होता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जुनून, हम इस शब्द को बोलेंगे कि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जुनून होगा तभी तो मंजिल पा पाएंगे। ये बताइए कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, ये क्यों, कैसे और निवारण? देखिए, जब हम किसी कार्य को उचित तरीके से नहीं करते, एक जो हमारा प्रबंधित की तरीका होता है, हम उस तरीके से उसको नहीं करते हैं, तब हमें ये टेंशन क्रिएट होती है। क्योंकि जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आपको भी मालूम है कि हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में किस यूनिट से कितने नंबर आने वाले हैं, हमें ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, तब कहीं जाके हम इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा। जैसे इस बार जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें कुछ एक पेपर्स में वो उसमें आ रहे हैं, कुछ उन्होंने विभाग बांट दिए हैं, उस विभाग के अनुसार ही आपको करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं में जो 3 विभाग इसमें विज्ञान में बांटे गए हैं, एक रसायन शास्त्र का, एक भौतिकी शास्त्र का, और दूसरा गणित उस चीज का, भौतिकी जीव विज्ञान का। तो हमें इन विभागों में इस बार डायरेक्शंस आया हुआ है कि बच्चों को विभाग के अनुसार ही प्रश्न करने हैं। अगर वो पहला चैप्टर विभाग उठा रहा है तो उस विभाग को उसको पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर उसने रसायन उठाया है तो सबसे पहले पूरे रसायन के पूरे प्रश्न उस चीज को हल करने पड़ेंगे। अगर उसने भौतिकी विभाग उठाया तो भौतिकी विभाग को सारे प्रश्न करने, उस विभाग के अंदर तो आप आगे पीछे कर सकते हैं,
लेकिन आपने अगर एक रसायन विभाग का प्रश्न का उत्तर जो है भौतिकी विभाग में दे दिया तो वो आपको जांचा नहीं जाएगा, उसकी अंक गणना नहीं की जाएगी। अगर आपको ये चीजें मालूम है तो आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होते हैं, और अगर आपको ये अचानक मालूम होता है कि ये होने वाला है तो हम तनाव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसके विधिवत प्रबंधकीय ढंग से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपके मार्क्स भी आ सकेंगे। बहुत ही आपको आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। शर्मा जी ये बताएं कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, लेकिन वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और जो आगे चलकर हमें ही नुकसान पहुंचाती है? सबसे बड़ी जो गलती देखी जाती है छात्र के अंदर वो ये देखी जाती है कि बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने के साथ साथ लिख के प्रयास करते हैं। इसमें ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में जब हम किसी भी अपने उसकी तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो छात्रों में ये बहुत देखा जाता है वो सिर्फ रट्टा लगाने का प्रयास करता है या सिर्फ डिजिटल मीडियम से या बुक्स से सेवर रटने का प्रयास करता है। उसका हाथ नहीं चलता है, उसके पास में जब तक कलम और उस कागज नहीं होगा और जो जब वो याद करता है चीज की तो ये दोनों दिमाग और हाथ अगर ये दोनों चलेंगे तो यह निश्चित है कि व्यक्ति वो प्रश्न जो याद करना चाहता है वो कभी नहीं भूलेगा उसको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें वर्क करते हैं। आपने जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि एक परफेक्ट पर्सन जब ड्राइविंग करता है तो उसका दिमाग और हाथ के बीच में इतना अच्छा समन्वय होता है कि उसको अन्य तरीके से स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप सिर्फ उस चीज को थ्योरी के रूप में सिर्फ रट्टा लगाते हैं तो फिर वो क्रिएटिव का बनाने के लिए, उसको क्रिएटिविटी डालने के लिए उसको एक्स्ट्रा दिमाग की आवश्यकता होती है और व्यक्ति जो है वो तनाव में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं, एक चीज और बता दूं यूथ के लिए कि जो बात व्यक्ति बोलता है कि सक्सेस कैसे होंगे, हम सफल कैसे कहलाते हैं, तो सफल होने के लिए 5 चीजें होना उस युवा में बहुत आवश्यक होती है। वह होती है, सबसे पहले होती है शिक्षा, कि उसको शिक्षा चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो खेल की हो, चाहे पढ़ाई की हो या किसी अदर अपने एक्टिविटीज की हो, उसके किसी शौक की शिक्षा हो, उसको शिक्षित होना आवश्यक है। दूसरी चीज होती है उसके संस्कार, व्यक्ति को संस्कार होना उसमें आवश्यक है। अगर उसमें शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो वो बेकार उसकी शिक्षा हो जाती है, वो दिशा भ्रमित हो जाता है। तीसरा आता है संगति, हमेशा ऐसे व्यक्तियों की संगत करना चाहिए जिस से आप आगे बढ़े, क्योंकि संगति ही हमारी जो पहचान है वो संगति के द्वारा होती है। आप किस प्रकार से व्यक्तियों के साथ रहते हैं और हमारा दिमाग भी उसी तरह से कार्य करता है। और जो अगला जो चौथा जो पॉइंट आता है वह होता है एकता। आपको समाज के अंदर अपने ग्रुप के अंदर एक एकता के रूप में सबको साथ, सबका विकास लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल कहलाते हैं। और 5वां होता है आइडेंटिटी, हमें अपनी पहचान बनाने के लिए आपने इन सारी जो स्टेप से आप निकले हैं तो पहचान बनाने के लिए आपको किस प्रकार से आपने प्रयत्न किए हैं, पहचान ही आपको सफल होने और की ओर ले जाता है। सही है। अब मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, भाई मैं बैठ रहा हूँ याद नहीं हो रहा, मन कभी इधर जा रहा है, मन कभी उधर जा रहा है, कंसंट्रेशन कैसे बनाए? देखिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए थोड़ा सा हमें योग की ओर जाना पड़ेगा। हाँ। इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है, हम जो सांस लेते हैं, हमें गहरी सांस लेना। ऐसा अगर स्टूडेंट हमारे मुश्किल से अगर 10 मिनट भी गहरी सांस लेता है तो उसके शरीर में भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलने के कारण से हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, जिससे हमें नींद नहीं आती है और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रहता है। उसको अगर थोड़ा सा वो योग करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, हल्की एक्सरसाइज करे, तो आपके ये जो 3 विकार हैं बिल्कुल ये बाहर हो जाए, बिल्कुल हो जाए, अपनाए। जी हाँ, अब हम आ जाते हैं शर्मा जी के पास में। शर्मा जी, आप ये बताएं कि बच्चे मानने ही नहीं तैयार हैं, हमें तो दिन भर चाहे टीवी देखना है या दोस्तों के साथ खेलना है या कुछ और करना है, हम सोएंगे दिन में, पढ़ेंगे रात को, ये कितना ठीक? देखिए, क्या होता है कि बच्चा खुद से तो नहीं सीखता है, मेरा मानना ऐसा है, वो कहीं ना कहीं परिवार से प्रभावित होता है। उसने अगर पूर्व में देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जगने का रिवाज है, माता या पिता या अन्य भाई बहन देर रात तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं,
तो निश्चित रूप से कि उसका जो मन रहेगा, क्योंकि वो कब पढ़ना चाहेगा उस ड्यूरेशन में तो नहीं पढ़ेगा, फिर थोड़ा सा तनाव भी होता है कि पढ़ना भी है। तो उसको जो एकांत समय मिलता है वो उसको रात्रि का मिलता है। तो उसमें वो रात्रि में पढ़ना चाहता है और फिर दिन में ऑब्वियसली जब रात में पढ़ेगा तो वो दिन में सोएगा भी। और दिन में सोएगा तो परिवार उसको सोने नहीं देगा क्योंकि अब उसको उसके आंखों में खटकता है पेरेंट्स के कि बच्चा उसका सो रहा है, पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो जब तक बच्चे के परिवार को, माता पिता को ये अपना जो दिनचर्या है अपने में समाहित करना पड़ रहा है, जैसे हमारे चौहान सर ने भी बोला है कि जब तक आप चीज को आत्मसात नहीं करते हैं आप किसी व्यक्ति पर उसको थोप नहीं सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, पढ़ने का जो उचित समय है वो दिन में ही है। हमारे बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की मैं फिर से आपको एक बार बताने, ब्रह्म मुहूर्त हमारा सूर्योदय से 96 मिनट पहले स्टार्ट होता है। और आपको मैं ये भी यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर पेरेंट को चाहिए कि उसका बेटा जो है वो 9:30 से 10 के बीच में बिस्तर पर चला जाए, अर्थात सो जाए। और एक साथ परिवार को सोना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को सुला दिया, खुद आप टीवी पे देख रहे हैं या मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको अनुसरण नहीं करेगा, उस चीज में आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जैसा वो आपको देखेगा वैसे ही चलेगा। तो इसमें बच्चे अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में एक बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को के द्वारा एक ऑक्सीजन का भंडार होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। तो जब भी हम कोई चीज याद करते हैं हमारा मस्तिष्क उसको बहुत अच्छी तरह से डीप मेमोरी के अंदर ले जाता है। और क्योंकि उस समय पूरा संसार में जो हर चीज है, चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों का खिलना और सारे जितने भी नवाचार होते हैं प्रकृति के अंदर वो सिर्फ सुबह के समय ही होते हैं। आपको भी मालूम है कि जो सुबह के की जो धूप होती है वो कितनी ऊर्जावान होती है। उसमें जो अगर हम किसी जो जन्म लिया बच्चा है अगर हम उसको ऊर्जा नहीं देते हैं तो उसमें कई डिफिशियंसी हो जाती हैं, उसको कोई बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में बच्चे अगर देर रात तक, आपको परिवार को ये बनाना पड़ेगा कि बच्चा आपका अगर देर रात तक आप नहीं चाहते हैं कि पढ़े तो आप ये अपने में आदत डालिए कि 10 बजे आप सभी बिस्तर में चले जाएं ताकि आप 4:30 बजे उठ सकें और पढ़ सकें। अगर आपने दिनचर्या नहीं तो स्वाभाविक है तो वो रात में पढ़ेगा। शर्मा जी, जब हम भी छोटे थे देखते थे नानी दादी सुबह जल्दी उठ जाती थी, सुबह उठ के भगवान की पूजा करती थी, पाठ करती थी, वही फिर वो हम में आया। लेकिन आज जो है माताएं उठ के सबसे पहले मोबाइल चलाती हैं, तो फिर बच्चे भी चलाएंगे। तो आप सुधरेंगे तभी आपके बच्चे सुधरेंगे। तो जो आप करवाना चाहते हैं वो आप खुद कीजिए। डाइट मेरी खराब है, मुझे तो आज पिज्जा खाना है, मुझे आज मैगी खाना है। अब परीक्षा का समय, फिर तबीयत खराब हो जाती है, कभी डिफिशियंसीज हो जाती है, कभी उनके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, कभी पानी की कमी। डाइट हम कैसे रखें और माँ बाप को कैसे समझाएंगे आप कि भैया घर के अंदर प्रॉपर डाइट ऐसे आपको बच्चों को देना है? पूर्वा जी, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो आपको किस प्रकार से आपका जो खान पान होता है, देखिए क्या है मार्केट के अंदर इस प्रकार से ये सारी चीजें चलाने के लिए एक मार्केटिंग होती है। पूरी चीज एक तरीका होता है कि हमें कैसे माहौल बनाना है कि ये प्रोडक्ट चले। आपको भी जैसे मैं बता दूं कि पहले हमारे घरों में सिर्फ जो है जब हम हाथ धोते थे तो साबुन का उपयोग करते थे, राख का उपयोग करते थे, मिट्टी का उपयोग करते थे। लेकिन एक माहौल क्रिएट किया गया कि नहीं, हम सिर्फ जो है वो हैंड वॉश से ही, लिक्विड हैंड वॉश से ही हम करेंगे। तो उससे ऐसा नहीं कि पहले साफ नहीं होते थे अब हो रहे हैं। ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि हमें करना कैसे है। तो जो खान पान की बात आती है तो खान पान में डिफरेंट टाइप से, अच्छा इसमें क्या होता है कि टेस्टर डाले जाते हैं जो कि बच्चे की थ्रस्ट प्यास बढ़ाते हैं, उसमें उसकी लालसा उसके अंदर पैदा होती है कुछ समय बाद। जैसे आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके बॉडी वो उस नशे को एडॉप्ट करती है, उसका लेवल जैसी बॉडी के अंदर से नीचे होता है उसको फिर से वो तलब लगती है। तो ऐसे ही इन चीजों में जो पाश्चात्य खाने की वो है सामान है, इसमें कुछ ऐसे टेस्टर डाले जाते हैं जिससे कि आपको कुछ समय बाद में आपको वो लालच आती है। तो इस प्रकार से खाने से बचें। और छात्रों से मेरा निवेदन है कि हल्का खाना खाएं
और शाम को दिन ढले सूर्यास्त के बाद आप खाना भोजन ग्रहण नहीं करें। अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करते हैं तो ये मेरा आपसे बिल्कुल निश्चित है बोलना कि आप जो है वो नींद के शिकार होंगे, इस नींद को नहीं भगा सकेंगे, क्योंकि हमें बिस्तर में जाने से पहले हमारा खाना पच जाना चाहिए। अगर हमारा ये खाना नहीं पचता है तो अन्य आपको बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो हल्का खाना घर में बनाएं, सुपाच्य खाना घर में बनाएं, लिक्विड का हम ज्यादा इस्तेमाल करें, हम थोड़ा सा मोटा खाना बनाएं, मोटे अनाज का प्रयोग करें, है ना। बच्चों को अगर आप खाएंगे तो निश्चित आपकी थाली देख के बच्चा भी खाएगा। आपने भी देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को खिलाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा बच्चा भी खाए। तो आपको वो सारी चीज और एक साथ बैठ के खाए। शर्मा जी, आपसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप के अंदर धैर्य और नियंत्रण किस प्रकार से बनाना चाहिए? जैसे कि चौहान सर ने अभी बताया है कि इसमें स्वमूल्यांकन बहुत ही नितांत आवश्यक है और मैनेजमेंट भी बोलता है कि इसका जो सफलता के लिए आपको 4 स्टेप से आगे बढ़ना होता है, जिसको हम मैनेजमेंट स्वॉट एनालिसिस के नाम से बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक अक्षर का एक अलग महत्व है। एस का मतलब होता है कि हमारी स्ट्रेंथ किस प्रकार से है, हमारे अंदर शक्ति क्या है, हमारे अंदर ताकत क्या है। अभी जैसे एक कॉलर का प्रश्न आया था कि वो कैसे आगे बढ़े, उसको प्लेटफॉर्म कैसे मिले, तो उस चीज में विभिन्न प्लेटफॉर्म में आपके पास में, जैसे आपके पास में राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी आते हैं, कई विवाद मंच होते हैं, आप उनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इनमें, आपको कोई उठा के वहां से ले आएगा नहीं, आपको कदम आपको ही बनाना पड़ेगा। तो आपको अंदर अपनी स्ट्रेंथ को पहचाननी पड़ेगी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा वर्ड आता है डब्ल्यू का मतलब होता है हमारी वीकनेस, कि हमारे मतलब होता है वीकनेस। उस व्यक्ति को अपने अंदर की वीकनेस को समझना होगा कि उसके अंदर क्या कमजोरियां हैं। जब तक वो कमजोरियों को नहीं समझेगा तब तक व्यक्ति उसमें सुधार नहीं ला सकता है, इसलिए उसको कमजोरियों को समझना पड़ेगा। तीसरा हमारा आता है वर्ड आता है, वो आता है ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। जो वो वर्क कर रहा है उसकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, वो कैसे उसको इनकैश कर सकता है, कहाँ पे अपने आप को वो निखार सकता है, वो उसको अपॉर्चुनिटीज समझना होंगी। और तीसरा आता है थ्रेट्स, कि इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए बाधाएं कौन कौन सी आने वाली हैं, हमें उन बाधाओं से निपटना कैसे है। जब हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफल होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छे से समझाया शर्मा जी। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही दबाव डालते हैं और हम लोगों से कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं मेरे बच्चों से, आपको जो करना है, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में पेरेंट्स का ही दबाव उस बच्चे पर आता है। आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहें? देखिए, पेरेंट्स जो दबाव डालता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है तुलना करना। हाँ, है ना, उसका मुख्य कारण है जब अपने बच्चे की तुलना वो जब दूसरे व्यक्ति से करता है तो निश्चित ही अपने बच्चे को वो उसका आकलन जो है वो कम जोड़ करता है कि आप उससे, भले ही वो पेरेंट्स जानते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब भी वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य में वो उसका आकलन करता है तो उसको कम ही नंबर देता है। उसका बेटा देखो इतने नंबर आए, तुम्हारा कम आए। जब आप किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं तो आप उसके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डेंट लगा देते हैं, आप उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं मानसिक अवस्था में, क्योंकि व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचने के लिए उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसको तुलना करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी पेरेंट्स अगर इस तुलना से वो दूर रहते हैं, अपने बच्चे की तुलना ना करें, क्योंकि हम इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई दो चीजें एक सी नहीं हो सकती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। कोई किसी चीज के लिए उसका दिमाग चल रहा होता है, कोई किसी चीज के लिए। आपको बताऊं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर हमारी जिंदगी बचाता है, तो हमारे समय हमें किसी जगह समय को पर पहुंचने के लिए हमारी जो तकनीक है, हमारी जो गाड़ी है वो हमें ले जाती है। तो हमारा जो इंजीनियर है बैठा जिसने वो तकनीक बनाई है, उसकी तुलना हम डॉक्टर से नहीं कर सकते। जी हाँ, बच्चे अगर आपकी तुलना करने लगे कि उनकी मम्मी तो जॉब करती है और आप नहीं करती, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। और चलते चलते हम शुभम जी से